नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं जितना स्टूडेंट के साथ आज बैठा हूँ आरसीबी में इंटीग्रेटेड पीएचडी में, और अगले साल में एडमिशन हुआ है। जितना भी स्टूडेंट यहाँ बैठा है और जितना भी स्टूडेंट यहाँ पर है सब बताएगा, अपना एक्सपीरियंस बताएगा। और आप लोगों को पता है कि 23 अप्रैल को एग्ज़ाम है और एक महीना ही बचा है। कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं चाहिए, लोग से अच्छा कोई बता नहीं सकता है। खुद क्लियर करके यहाँ पर पढ़ रहा है तो आपको चीज़ पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करेगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं वन बाय वन सब स्टूडेंट को पूछेंगे, गाइडेंस जो देगा प्रॉपर देगा, फॉलो कीजिएगा तो आपका भी यहाँ पर आने का चांस मिलेगा। क्योंकि आरसीबी में बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है अगर मैं बताऊँ तो, रिसर्च के मामले में और पढ़ाई लिखाई के मामले में तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मान सकते हैं आप अगर आपको रिसर्च करना है तो वन बाय मैं वन पूछूंगा। तो मैं पहले अजीत को पूछूँगा। अजीत भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी में है और मतलब एक स्टूडेंट को यहाँ पर अगर आना है और अभी जैसे एक महीना बाकी है तो क्या क्या चीज़ करना चाहिए उसको, मतलब आपके अनुसार क्या करना चाहिए और आपका क्या, आप कैसे प्रिपरेशन किए थे? देखिए, सबसे पहली बात है कि 23 अप्रैल को गेट बी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जो गेट बी का एग्ज़ाम होता है वो मेनली एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है, जो भी इंडिया में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन अगर आपको आरसीबी को टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पर नंबर उतना मैटर नहीं करता है। अगर आपने गेट बी का एग्ज़ाम अच्छे से दिया है और अगर आपकी मार्क्स 140 से ऊपर है, अगर आपकी मार्क्स 140 से भी ऊपर है और आप एक अच्छा साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं तो यू शुड फिल द फॉर्म फॉर द आरसीबी दिस प्रोग्राम। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर ये लोग मार्क्स को उतना मतलब नहीं देते हैं, मतलब उतना नहीं देते हैं उनको मार्क्स को। यहाँ पर मेन देखा जाता है कि आपका अप्रोच कैसा है क्वेश्चंस को लेके। क्योंकि हमारे पास दोस्त हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं जो कि 130 मार्क्स लाकर भी यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू हुआ बहुत अच्छी तरीके से हुआ और वो यहाँ पर हमसे अच्छा कर रहे हैं, हमसे अच्छी मार्क्स ला रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा इंटरव्यू होगा, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत हार्ड होगा, ये होगा वो होगा, तो मैं भी बहुत डर रहा था। मैंने डर के अपने दाढ़ी मुँह सेविंग भी कर लिया था कि ये के प्रोफेशनल बन के जाकर इंटरव्यू देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन लाइक ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन। लेकिन हाँ, आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। नंबर ही मत सोचिए। अगर आपका 140 प्लस नंबर है आप अप्लाई कीजिए आरसीबी के लिए। और हाँ, मैं तो बोलूँगा आप अप्लाई आरसीबी के लिए कीजिए ही कीजिए। अगर आपका नंबर 140 150 भी आता है तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने ही वाला है। और यहाँ पर बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है, बस कंसेप्ट पूछा जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड बहुत ईजी होता है, तो मैं बोलूँगा सबको ट्राई करना ही चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गेट बी में अच्छे नंबर ला कर भी यहाँ का फॉर्म नहीं भरे, तो वो आज बहुत पछता रहे इस चीज़ को लेकर। लेकिन आप लोगों को आरसीबी का फॉर्म भरना चाहिए। तो मतलब जैसे क्या हो रहा है कि अभी जैसे गेट बी का फॉर्म निकल चुका है और अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, तो कैसे फॉर्म भरना है, मतलब क्या प्रोसेस है उसका? हाँ, देखिए, फॉर्म भरने का प्रोसेस ये है कि जब आप गेट बी का साइट खोलिएगा, एनटीए का साइट खोलिएगा, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो ओनली गेट बी का 1200 और एक गेट बी प्लस बीईटी 1200। लेकिन आपको बीईटी का नहीं भरना है क्योंकि एलिजिबिलिटी उसमें आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको सिर्फ गेट बी का ही है। सिंपल, उसमें सिंपल प्रोसीजर है। आपको फॉर्म अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और 1200 की फ़ी पे करनी है और आप फॉर्म भरना है। और लास्ट डेट है उसका मार्च के 31 को, तो आप जल्दी से उसका फॉर्म भरिए और 6-7 दिन बचा हुआ है और उसके बाद आप इसका एग्ज़ाम दीजिए। अच्छा, तो बाकी स्टूडेंट्स को पूछते हैं आप मतलब कैसे प्रिपरेशन किए थे जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे थे? अच्छा, तो अभी अच्छा, so 1 month is left in the hand, so we should focus on the previous year questions as well as we should strengthen our the strong part and also simultaneously look the weak part also. Coming to part A, it's very easy and part B में थोड़ा बायोटेक का थोड़ा डीप का आता है, तो उसके लिए पाथफाइंडर सही रहेगा, ठीक ठाक ही रहेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। इफ़ यू प्रिपेयर द नोट्स प्रीवियसली देन इट्स ओके, इफ़ नॉट देन सिट बैक एंड रिलैक्स, जस्ट you have to read the pathfinder books only. It's enough for the day. And coming to RCB, I am from general category, so I have secured 28 AIR 28 rank. My score is 182. So if you get 150 plus or 160 around, you will easily get a call from the RCB. And coming to the interview part, first you should know your strength and area, that is you are interested, your research interest, and you should know around. It may appear that to the scientist, means for the professors who are taking your interview, that they may ask you the experiment wise question. You should come down and think about step by step manner. They will definitely help you to
the right answer. ऐसा कुछ That- नहीं है कि मतलब नहीं आ रहा तो मतलब नहीं नहीं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप टारगेट करना होगा तो Faculty will इफ़ यू give आर इन द you राइट डायरेक्शन देन दे विल श्योरली गाइड यू. मतलब रैंक पीछे भी है और अच्छे से इंटरव्यू दिया तो उसका आरसीबी में या- हाँ आराम से. मतलब गेट भी अच्छा हाँ, वो नहीं हाँ. कि बहुत आरसीबी का पूरा सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे, अगर आपको कॉल आया है तो आपके नंबर मायने नहीं रखते हैं. ओके आपको कॉल आ गया तो आपका नंबर वाला खत्म, आपका एग्जाम वाला सिस्टम खत्म. अच्छा. अब आपका 2 इंटरव्यू लेवल का है, उसी पे आपका पूरा एडमिशन बचा हुआ है. अब नंबर से कोई मतलब नहीं है. मतलब आप 160 भी उठा दे रहे तो इनफ है आपके लिए, आप आराम से पढ़िए एकदम ठीक है. जनरल कैटेगरी के लिए मैं बोलूँगा 150 प्लस इज़ वेरी गुड स्कोर, एंड अगर आप ओबीसी में है तो 130 यू विल श्योरली गेट ए कॉल, एंड SC/ST यू कैन गेट ए ऑन योर कट ऑफ लाइन. देयर वो इज सर स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि डर लग रहा है सर, डर लग रहा है, 1 महीना है कुछ नहीं पढ़ा क्या करूँ. नहीं लास्ट मिनट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MCQ में ज़्यादा फोकस करिए, वही अच्छा रहेगा. हाँ तो मैं हो गया. सुनिए, मैं एक तरीका बताता हूँ लास्ट मंथ के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने लास्ट के 1 महीने में ही अच्छे से तैयारी किया था. तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास सेक्शन बी में, पहले मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ करना कैसे पेपर को. हमें 180 तक लाना, क्योंकि मेरा स्कोर था 182.5, तो टारगेट होना चाहिए 180 तक लाना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, मतलब अगर आपको आरसीबी नहीं मिलता है तो आप JNU में जाएंगे, आप BHU में जाएंगे, हैदराबाद में जाएंगे, तो हाँ आप अच्छे यूनिवर्सिटी में ऐसे रहेंगे. नहीं है कि आरसीबी ही है. गेट बी का ये फ़ायदा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं. जैम में भी उतना सीट नहीं है, जैम को या IIT रूट की भी इंक्लूड हो गया है. IIT जैम में एक दिक्कत है कि बहुत कम सीट बहुत कम सीट है. बहुत ही कम गेट सीट भी है. कई फायदा के गेट भी बहुत सारे सीट ये है Stipend भी मिलता है. हाँ, अच्छा, पैसा ये मिलता अच्छा हाँ ये बड़ी बात पैसे है. नहीं लेना पड़ता, और ये अच्छी बात है. और जहाँ तक मैंने सुना है अगर आप IIT बॉम्बे को छोड़ दीजिए, बाकी IIT भी तो इंक्लूड हो गया है. इंदौर को छोड़ के रुड़की का 30 सीट इंदौर सब आ गए 10 सीट्स फ्रॉम द हाँ, गेट. हाँ. तो ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम कह सकते हैं जैम से भी बड़ा एग्ज़ाम है. हाँ जैम से बड़ा ये जैम का एक हाइप बना रहता है. जैम तो IIT में जाएगा. IIT में जाएगा, पर दबा के ले रहा पैसा बहुत दबा के पैसा ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर यहाँ पर अगर आपको पैसा मिलेगा. हाँ, अगर आप हाँ. IIT जा रहे तो वहाँ पैसा पैसा दिया नहीं जाएगा. मिलेगा. दिया हाँ, जाएगा. 40,000 पर सेमिस्टर है बाबा, रो दीजिएगा वहाँ पर जाके. कुछ बच्चों के काम की बात करते हैं, हाँ ठीक है? काम की बात करते हैं. तो आप लोग के लिए देखो एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, 180 मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं, जो मेरे लिए बहुत काम किया. मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया. सेक्शन ए सेक्शन बी अपने पास 240 मार्क्स का, सेक्शन बी में अपने पास 100 क्वेश्चन है, अपने को करने हैं 60. तो अगर लास्ट मंथ की बात करें तो मोलिकुलर बायोलॉजी, जिसमें DNA RNA इंजाइम्स वगैरह, मेनली फोकस क्वेश्चन यहीं से आता है. इंजाइम्स का जो पार्ट हो गया, DNA RNA पॉलीमरेज, मोलिकुलर बायोलॉजी का बहुत अच्छा ही पोर्सन है. उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी और रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये 3 पोर्सन्स बहुत ज़्यादा, मतलब कि 60 क्वेश्चन तो आपके ये तीनों से हो जाएंगे अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो मैं बोलूँगा आप ये 3 टॉपिक को, मतलब बायोकेमिस्ट्री का पाथ फाइंडर से पढ़ सकते हो. 70-80 पेज है, लेकिन वो आपका 2 दिन में हो जाएगा. और बात करें मोलिकुलर बायोलॉजी की, तो उसको पाथ फाइंडर से मत पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिप दिया हुआ है. तो अगर आपके पास एलियन या आकाश की मॉड्यूल है तो वहाँ से कर लीजिए, बहुत सफिशिएंट है वो. और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री हो गया, और RDT आप पाथ फाइंडर से पढ़ सकते हो, वो भी 90 पेज के अप्रॉक्स है, तो बहुत ईजी वो भी हो सकता है. तो आपको सेक्शन बी में 60 क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है. और अब देखिए सेक्शन ए क्या है, मेरे हिसाब से सेक्शन ए एक छलावा है, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है. क्योंकि मैंने सेक्शन ए को कभी टच नहीं किया. मैंने सेक्शन ए को मात्र दिया है 30 मिनट्स पूरे 3 घंटे के एग्जाम में. क्योंकि सेक्शन ए में क्या है, आपको लगेगा इतना इजी मैथ है, इतना इजी फिजिक्स है, लेकिन नहीं, दैट विल किल योर टाइम. तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन बायोलॉजी का है जो आप इजीली कर सकते हैं. एकदम सिंपल पूछेगा, इमिडाजोल रिंग किस प्रोटीन अमीनो एसिड में होता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसमें. तो सेक्शन ए का 20 बायोलॉजी उठाइए और इधर से 60, तो आपका 180 मार्क्स वैसे ही हो जा रहा है. और 180 मार्क्स इज़ वेरी वेरी गुड. तो मैं सबको यही बोलूँगा कि सेक्शन ए छलावा है, उससे बचना है. उसमें क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है जब आपका सेक्शन बी में 60 का 60 अच्छे से हो जाए. हाँ तो अगर मतलब इतना कम टाइम में हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. मैंने सेक्शन ए को मात्र 30 मिनट्स दिया, और मैं 20 बायोलॉजी का बनाया और 10 क्वेश्चन वो बनाया जो मुझे आता था. तो मुझे सेक्शन ए से मतलब बहुत कम मार्क्स, 23 मार्क्स आए, और मेरे मैक्सिमम मार्क्स मतलब सेक्शन बी से, क्योंकि मेरे सेक्शन बी में ओनली 3 क्वेश्चन ही गलत हुए थे, सिर्फ 57 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे. मतलब हर 1 महीना वो अच्छे से पढ़े पाथ फाइंडर. हाँ, 1 महीना में आपको बस बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, RDT, ये 3, और जेनेटिक्स वगैरह आपने 12 में पढ़ाई है, तो जेनेटिक्स तो बेसिक आते हैं, वो सब हो जाते हैं. और एक ऐसा महीना में बायोलॉजी फोकस करना चाहिए. हाँ. क्योंकि biology main- और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की कमी रहेगा, क्वेश्चन डबल रहता है. तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई टॉपिक कभी छोड़ भी दे
तो वो टॉपिक छोड़ने से भी ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे। ये फ़ायदा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जम के क्वेश्चन कर सकते हो। और एक बात और बोलूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक बायो प्रोसेस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स टच नहीं किया है, कृपया आप टच ना करें, क्योंकि मैं उसको बहुत पढ़ कर गया लेकिन मैंने क्वेश्चन एक भी सोल्व नहीं किया, उससे कचरा हो जाएगा। एकदम आप बेसिक पढ़िए। मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायो प्रोसेस बहुत पढ़ा, 10-12 दिन पढ़ा, लेकिन मैंने क्वेश्चन उसका एक भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे। तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों करना है कि नहीं? वही कह रहा हूँ कि ऑप्शंस बहुत हैं। आप जो फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मॉल बायो, बस वो काफ़ी है। सही बात, एकदम पूरा हो जाएगा। हाँ, एकदम तोड़ के आ तो जाओगे। देखिए, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, और बहुत ज़्यादा- गैट बी के जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, अभी अजीत ने जो बोला, ये सब उतना भी थोड़ा अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा काम चल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, पर ऑप्शंस बहुत हैं, कर दोगे आप, आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा एकदम। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप लोग क्या किए थे, मतलब वही किए थे जो आप बोले अभी? हाँ, अभी वही एकदम। तो मैंने भी शुरू किया था गैट बी के सिलेबस देख के, बहुत कुछ नया पढ़ना है। बायोटेक का उतना सिलेबस में नहीं था बीएससी में, तो हमने थोड़ा करके पढ़ के गए थे। तो उधर देखे वो क्वेश्चन छोड़ने से भी काम चल जा रहा है, इतना आसानी से मार्क्स आ जा रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पार्ट ए में आप कर सकते हो कि फार्मूला देख लो, ऐसे लॉ हेनरीज लॉ पूछ देगा, और डी बर्गली हाइपोथेसिस पूछ लेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री दूर ही रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए, आपको जितना आता है उसी काम चाहिए। क्योंकि ये आप ये देखिए ना, सेक्शन ए का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ओनली है, वो आपको 1 मार्क्स ही देगा, लेकिन लेगा आपका ज़्यादा, उसका निगेटिव बहुत ज़्यादा है सेक्शन ए का। तो आप स्ट्रेटजी बनाओ। देखो, मैं मानता हूँ कि 70% स्टडी हो और 30% स्ट्रेटजी हो, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट अबाउट ओनली स्टडी, कम्पिटिटिव एग्जाम इज अबाउट स्ट्रेटजी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहले हमने गलती किया उसको नहीं दोहराना है। तो सेक्शन ए को मत टच करो, क्योंकि तुम 240 ला के भी कुछ उखाड़ नहीं लोगे। क्योंकि हाँ, तो सौनक अपने कुछ शेयर करेंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी हालत में मैं समझ सकता हूँ कि जैम हो गया, TIFR हो गया, कुछ दोस्तों का हुआ, आपका नहीं हुआ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स कीजिए। गैट बी में बहुत सीट है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी ज़रूर मिलेंगे, सीट बहुत है। और फ़ायदा क्या है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेंगे, उतना खर्चा भी नहीं है। और आइए एग्ज़ाम के बाद में, तो गैट बी में जो पार्ट बी है उसमें बायोटेक्नोलॉजी या बायो इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपको जो आता है, 1 महीने है, देखिए नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जो आता है वही रिवाइज़ कीजिए। और मैं कहूँगा, मैंने जो किया था, मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, मैंने पाथफाइंडर भी नहीं पढ़ा था, बस मैंने पाथफाइंडर छुआ भी नहीं था। पर आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर्स देखना चाहिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर्स देखिए कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है और आपको उन टॉपिक में कितना अंदाज़ है, ये देखिए। और प्रीवियस ईयर्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिए। आप 1 महीना है तो दिन में अगर 2 घंटे अगर आप MCQ कर लेते तो काफ़ी, बहुत काफ़ी है। कुछ अगर आप MCQ कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में मैं वीक हूँ, इस टॉपिक में मेरा स्ट्रेंथ है, उस मुताबिक आप प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा बुक उठा ले और फर्स्ट से लास्ट पढ़ने लगा, कुछ नहीं होगा 1 महीने में। आप आधा भी नहीं पढ़ पाओगे, एग्ज़ाम आ जाएगा, आप जाकर 50% अटेंड करोगे, क्या हो गया कुछ पता नहीं चलेगा। तो पढ़ना ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करना है। MCQ करने से कहाँ से भी करो, किसी भी से बुक उठा लो MCQ का, सीनियर से, प्रीवियस ईयर से, कुछ भी, पर क्वेश्चन ज़्यादा करना है, मैं यही बोलूँगा। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गैट भी सिर्फ 2 बार ही हुआ है, मतलब हमारे टाइम हुआ है और एक साल पहले हुआ है। तो कुछ अगर हो सकता है तो JNU सीप का भी देख लो। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो प्रीवियस ईयर में 2 साल गैट बी का और 4 साल JNU CEB का, वो बहुत ही। और IIT JAM का भी आप 3-4 साल कर सकते हैं, तो 4 IIT JAM का कर ले, 4 JNU CEB का और 2 गैट बी का, तो 10 इज इनफ मुझे लगता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, कॉमन क्वेश्चन बहुत। और हाँ, एक बात और, गैट बी का पहले या क्वेश्चन सीधे रिपीट करता है, जैसे कि DNA फोटोलाइजर क्वेश्चन है, वो UV एक्सपोजर वाला DNA म्यूटेशन में, वो सीधे क्वेश्चन आता है सेम टू सेम, तो वो क्वेश्चन सीधा ही आपको देगा वहाँ पर। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट IIT JAM का प्रिपरेशन ले रहे हैं। हाँ। अभी CUCT के अंदर सब बोल रहा है एग्जाम हो जाएगा। हाँ। गैट भी क्या हो रहा है? हाँ। दिमाग खराब हो जाए स्टूडेंट लोग, अगर पैटर्न अलग है, कौन सा चीज़ पढ़ो, नहीं करो, कैसे कवर अप करो, इतना सारा एग्जाम है, सिलेबस इतना अलग अलग दे रहा है सब अपना, कोई प्रोसेसिंग बता रहा है, कोई बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोल रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ो, उसके ऊपर अनअकैडमी और कोचिंग सेंटर और आगे दे रहा जाके वहाँ पर। तो क्या स्टूडेंट कैसे पढ़े, मतलब कैसे जाना चाहिए, उसका टाइम भी कम है, उसको दिमाग खराब हो जाए, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया CUCT। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने CUCT का भी एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि मैंने बैचलर CU राजस्थान से किया है, तो मेरा CUCT में रैंक 7 था उस समय। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लाइफ साइंस में हैं, अगर आपने बैचलर
माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से किया है। और तो आपको अगर आगे जाना है, जूलॉजी वगैरह कोई भी लाइफ साइंस से हो, तो आपको अगर एमएससी में बायोटेक में जाना है, स्टाइपेंड लेना है, फेलोशिप लेना है, तो फिर आपका सिलेबस ऑल दी वे कॉमन होता है। ऑल दी वे कोई उतना डिफरेंस नहीं होता, सिलेबस आपका कॉमन ही होता है एमएससी बायोटेक का, चाहे वो CU/CET का हो, चाहे वो गेट बी का हो, चाहे जैम का हो। जैम में थोड़ा फोकस मैथ फिजिक्स पे होता है, लेकिन CU/CET का मैंने एग्जाम दिया तो मुझे पता है वहाँ भी फोकस बायोलॉजी पे होता है, और आपको गेट में भी फोकस बायोलॉजी पे होता है। तो मैं बोलूँगा लास्ट 1 मंथ आप बायोलॉजी ही पढ़ो, दैट विल बी मच बेटर। मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन ही होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट पोर्शन में ही ऐसा वो कोई तो difference- कॉमन होता है, Common सब होता है। पूछेगा ही पूछेगा। हाँ। जिंदगी में जितने साल एग्जाम होगा वो पूछते रहेगा वो बात। CU/CET का ये पेपर कुछ हार्ड नहीं होता है, CU/CET के बेसिक पेपर आते हैं तो आप उसको दे सकते हो। हाँ, लेकिन CU/CET हाँ, easy अभी होता आप है। गेट बी का दो, गेट बी का तैयारी करो, और आपका वो CU/CET में श्योरली हेल्प करेगा। अच्छा, तो आप सबने आप इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए थोड़ा। हाँ, स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम हिरणमय है, मैंने BSc माइक्रोबायोलॉजी किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और मैं यहाँ इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड आपका सेमेस्टर। रैंक कितना था? मेरा स्कोर 177 था और रैंक वही 50 तो 50 के आसपास ही था। 50 स्टूडेंट रैंक तक भी आ जाता है स्टूडेंट इससे। आराम से आ जाता है, हाँ। आराम से आ जाता है। आप लोग 1 बाय 1 दे दीजिए अपना इंट्रोडक्शन, लोगों को पता चलेगा कि कहीं से भी। मेरा नाम अजीत है और मैं बिहार से हूँ, और मैंने गेट बी में OBC रैंक मेरा 15 था, और मेरा ऑल इंडिया रैंक मेरा स्कोर था 182, और मेरा बैचलर हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान से। I am Rohit Chel. I have done my BSc in microbiology from Ramakrishna Mission Vidya Mandira, and I am presently doing integrated PhD program. I have secured rank AIR 28 general in GAT-B, also qualified TIFR, and my JAM rank was 166. हाय, मेरा नाम सोनक है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो गेट-बी में मेरा रैंक करीब 30 या 40 के आसपास था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, पर रैंक ओवरलैप करता है। मतलब रैंक उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आप रैंक के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, रैंक आपको अच्छा आएगा। अब बस एग्ज़ाम के बारे में सोचिए जो आपके हाथ में है, रैंक 1-2 इधर उधर हो जाएगा। और जैम के बारे में, मैंने जैम क्वालिफाई किया था तो मैं एक अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, फिर वहाँ से छोड़कर मैं RCB आया, क्योंकि RCB का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये इंटीग्रेटेड PhD है। यहाँ जो MSc में जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल हमें करवाया जाता है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में इंडिया में इतना सारे प्रैक्टिकल नहीं होते। और सेकेंड ईयर से हमारा पूरा डिसर्टेशन चलता है सेकेंड ईयर से। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में क्या होता है 3 मंथ या 6 मंथ का डिसर्टेशन है, पर यहाँ 1 ईयर का डिसर्टेशन है। मतलब आप सीखने में बहुत कुछ आओगे। देखिए, आपका सिचुएशन अब ऐसा है कि आप श्योर नहीं हो PhD करोगे कि MSc करोगे कि और कुछ करना चाहोगे। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि PhD करना है, पर फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी श्योर नहीं होता। सबसे बढ़िया चीज़ जो है यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर MSc के बाद आप छोड़ सकते हैं। हाँ Exit option भी है। बहुत जगह नहीं होता है तो फंस जाता है स्टूडेंट। हाँ, इस इंटीग्रेटेड अच्छा प्रैक्टिकल किसी हाँ। भी नहीं होता है, एंड माइस हैंडलिंग तो किसी भी MSc में MSc में माइस हैंडलिंग कहीं नहीं होता जो यहाँ सिखाया जाता है। ITBT का हेड है ये। हाँ आपको यहाँ पता चल जाएगा आपको PhD कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, आपके पास एक हाँ, साल ठीक, का ठीक, पूरा ठीक ठीक। यही मैं बोल रहा था कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये आप अभी BSc पढ़ते हुए नहीं सोच सकोगे। आप बहुत लोग बोलेंगे कि पर श्योर नहीं है, तो यह का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यह एग्जिट ऑप्शन है। अगर आप 1 साल डिसर्टेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इंटरेस्ट है कि नहीं, कि कौन से एरिया में है, तो आप उस मुताबिक डिसीजन ले पाओगे। यह का इंटीग्रेटेड PhD का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सिखाते बहुत कुछ है, एग्जिट भी देते हैं, फेलोशिप भी देते हैं, और सब कुछ अच्छा है। प्रोग्राम है, फुल पैकेज प्रोग्राम है। हाँ, तो मेरा नाम स्वागतम माइती है, और मैंने अपना बैचलर्स माइक्रोबायोलॉजी में किया था फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, और मैं भी अभी RCB में इंटीग्रेटेड PhD कर रहा हूँ। मेरा GAT-B रैंक 31 था, स्कोर अपना गेट बी और स्कोर मेरा था 180.5। तो प्रिपरेशन जैसे उन लोगों ने बोला वैसे ही किया था, और थोड़ा सा मैंने फोकस किया था सेक्शन A में, वो जनरल एप्टीट्यूड वाला, क्योंकि जैम में क्या प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे मैथ्स में थोड़ा कैलकुलस वगैरह देते हैं, बट GAT-B में वो नहीं रहता। वो थोड़ा जो क्लास 10 में जो होता है ना कि टाइम एंड वर्क जो प्रॉब्लम है, और एक और भी काम आप छोटा कर है। सकते हो, सेक्शन A में जो आपको नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा तो उस टाइम नहीं आपको स्पेंड करना है मस्ट टाइम। आप सेक्शन B में आ जाइए, फिर 100 क्वेश्चन को देखिए क्या आपको हाँ कौन सी और शॉर्ट 60 क्वेश्चंस आता है, फिर आप सेक्शन A में जो रह जाएगा वो कीजिए। सेक्शन A में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, मेरा एडवाइस यही रहेगा। मैं भी यही किया था एग्ज़ाम में। मैं एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कि सेक्शन B से स्टार्ट कीजिए।
सेक्शन ऐसे प्लीज स्टार्ट मत कीजिए, वो आपको डिमोटिवेट कर देगा। सेक्शन मैंने यही देखा है, सेक्शन मतलब कि आपको मार्क्स मैटर करते हैं, आपका 180 आना चाहिए, अब वो कहाँ से आए ये मैटर नहीं करता है, समझ रहे हैं। तो सेक्शन बी को पकड़िए और 100 में से 60 क्वेश्चन तो ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको श्योर शॉट आएगा। आप 100 क्वेश्चन तक जाइए एकदम, क्योंकि मैं जब 100 क्वेश्चन अपना कर रहा था तो मेरे 60 क्वेश्चन सिलेक्ट हो चुके थे, तो मेरे को बोला कि आपको एक क्वेश्चन डिसलेक्ट करना पड़ेगा आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो मेरा वो 60 क्वेश्चन इतना मतलब मैंने अच्छे से किया था कि मेरा उसमें से 57 क्वेश्चन सही था, तो मुझे रिकन्सिडर भी नहीं करना पड़ा। तो जिस क्वेश्चन पे 100% क्लियरेंस है उसी पे जाइए और बाकी मत जाइए। आपके पास लास्ट में क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। और सेक्शन ए में प्लीज़ बायोलॉजी ही कीजिए और कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स देखो। हाँ, क्योंकि क्लास 10 मैं एक बात बोलूँगा, जैसे कि मैंने जैम दिया था तो मेरे जैम में बहुत ख़राब रैंक थी, मैं बोल सकता हूँ मेरे 1169 रैंक थी जैम में। तो मैं बहुत ज़्यादा तो जब जैम का रैंक मेरा आया 1169 तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मुझे लगा कि अब मुझे लगा यार अब मेरे से क्या होगा, इतना ख़राब रैंक आया है। लेकिन मेरे पास अभी मतलब वो फरवरी में मार्च में उसका आया था, लेकिन फिर मैं पता नहीं पढ़ने का मन नहीं किया रैंक देखे, तो मैं मार्च अप्रैल मई तक मैं कुछ नहीं पढ़ा। फिर जून जुलाई 2 महीने बचे हुए थे, तो मैंने 5 जून से रियली में पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं पाथफाइंडर के वहीं कुछ टॉपिक पढ़े, लेकिन मेरा क्लियर कट था कि मुझे बायोलॉजी ही करना है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं यही बोलूँगा, मतलब अगर आपका जैम में रैंक ख़राब है कोई बड़ी बात नहीं है, देयर नो बिग डील। आप अभी भी IIT रुड़की जा सकते हो, IIT इंदौर जा सकते हो बाई GATB, और GATB के थ्रू आप 170 मार्क्स लाकर IIT रुड़की में जा सकते हो अगर आप OBC में हो और SC में हो। तो जनरल के लिए आपको 182 तो लाना ही पड़ेगा, 185 लाना ही पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा आप बायोलॉजी पे फोकस करो। अभी 1 महीने में आप मैथ फिजिक्स छोड़ दो, जितना आपको आता है बहुत ज़्यादा आता है, आप बायोलॉजी पे फोकस करो। और मेनली मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, RDT पूछेंगे। हाँ, टेक्निक्स, हाँ टेक्निक्स में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, टेक्निक्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में हाँ। बोला कि एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके बोलो। हाँ, और वो ये काम में आ जाएगा, सही बात है। इंटरव्यू के लिए एक बात बोलूँगा, RCB के इंटरव्यू में आ रहे हो तो उसका भी एक हर चीज़ का एक स्ट्रेटजी होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ अगर आपको लगता है कि बैचलर में आपने माइक्रोबियल जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप उसको उस पर और पढ़ लो एग्जाम के बाद। लेकिन GATB के एग्जाम के बाद आप एक टॉपिक तैयार कर लो, क्योंकि मैंने भी यहाँ इंटरव्यू में माइक्रोबियल जेनेटिक्स चूज किया था, तो आपको 1-2 टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। तो जो इजी टॉपिक लगता है आप उसको चूज कर लो, बहुत ईजी रहेगा वो आपको यहाँ पर आने के लिए। पूरा मॉल बाय ऐसे मत बता देना कि मॉल बाय अच्छा लगता है, बस हो गया। ये कभी नहीं, कहीं से भी जितना नैरो कर सकते हो। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक पर्टिकुलर है जैसे रेप्लिकेशन, वो सब पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आप जो शुरू नहीं किए प्रोफेसर लोग खत्म करके बैठे हैं, तो रेल देगा बहुत खराब से, ठीक है। तो वो सब नहीं कीजिएगा। वो सब नहीं बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल देता है कि सर सब बोल देंगे सर बताइए ना आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत मेरा स्ट्रांग है, तो ये गलती मत कीजिएगा, रेल देगा बहुत खराब से, ठीक है। तो जो टॉपिक जैसे अजीत ने बोला, रोहित ने, सब ने बताया कि वही टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, और ये नहीं कि वो एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं। एग्जाम के क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू आता है, तो आप इंटरव्यू के लिए अलग से पेपर कर सकते हैं, वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। हम तो बैठे हैं यहाँ पर है ही। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि GATB से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा और क्या क्या चीज़ जो है आप जो जैम से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या है मैं बता रहा हूँ। जैम में क्या होता है, लगता है कि रही से एग्जाम हो रहा है, ठीक है। हमको ऐसे हमको फील आता है ऐसे, मतलब मैं भी दिया हूँ तो मेरा भी बहुत घटिया रैंक आया था, और मेरा जिससे थोड़ा ठीक था, लेकिन मेरा भी घटिया ही रैंक था। तो हमको लगता है रही से एग्जाम है, मेरा तो नहीं होने वाला है। तो मैं GATB का तो इसलिए अच्छा है क्योंकि पार्ट भी जैसे बोला कि आप पार्ट भी कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा वेटेज आपको मिल जाएगा। और आप मैंने पार्ट ए के लिए कभी नहीं पढ़ा लाइफ में, कभी नहीं पढ़ा पार्ट ए के लिए। पार्ट ऐसे डर लगता है बहुत, मुझे भी डर लगता है भाई। वो मंदन उंदर चढ़ रहा है, वो सीढ़ी में चढ़ रहा है, पत्थर फेंक, हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे बना दूँ पत्थर। और आप एक बात सोचो, आपको IIT जम से क्या टारगेट होता है? IIT जाना, IIT रुड़की जाना। लेकिन मुझे GATB के थ्रू भी IIT रुड़की मिला था, IIT इंदौर भी मिला मेरे को, JNU भी मिला। लेकिन फाइनली जब बात फ़ायदे ही करते हैं तो यहाँ पर क्या है, फ़ी भी कम है और पर मंथ यहाँ पे 16,000 भी मिलते हैं। तो हाँ, अब प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे हैं और क्लासेज के नाम पे बस 2-3 क्लासेज होती हैं जिसमें हम सो भी सकते हैं। तो करना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं, हाँ चलता है, चलो। तो यहाँ पर देखिए GATB से 2-3 फ़ायदा आपको मिलने वाला है। एक तो एक एग्ज़ाम दीजिएगा, आप कवर अप करिएगा हर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को, जितना भी इंडिया में, कोई दिक्कत का बात नहीं। एक एग्ज़ाम सब वेबसाइट चेक करना चाहिए, हाँ वेबसाइट आपको चेक करना पड़ेगा जब आपका रिजल्ट निकलने के बाद, रिजल्ट के बाद वो पूछा जाता है। और सेकंड चीज़ है, अगर RCB आते हैं तो आपको 2 चीज़ मिलेगा। जैसे आप लोग बोला कि 1 साल का डिजर्टेशन होता है और आपको क्लास भी होगा, और आपका रिसर्च जो मिलेगा बहुत हाई क्लास का रिसर्च एक्टिविटी आपको एक्सपोजर मिल जाता है।
जैसे बहुत यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू वो बात करो तो वहाँ पर भी 1 साल का जो होता है डिसर्टेशन होता है, ठीक है। एसबीटी में नहीं होता है, एसबीटी में 6 महीने का होता है, इस स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में 1 साल का होता है, यहाँ पर 1 साल का होता है डिसर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब पीएचडी में एडमिशन लेने जाइएगा ना तो वही बोलेगा कि व्हाट यू डिड एनी प्रोजेक्ट, आप बोलेगा कि सर प्रोजेक्ट होता क्या है, तो ये सब भारी पड़ जाता है, तो ये आपको हेल्प करेगा यहाँ से। तो तीसरा नंबर जो है फेलोशिप, जैसे मैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से जेएनयू से पढ़ा, हमको 2000 पर मंथ देता था, और देता था मतलब जब पीएचडी में दाखिला लिया तब हमका फेलोशिप आया है यहाँ पर। यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ हर मंथ के और यहाँ पर क्या होता है कि हर मंथ का कितना तारीख में आता है पैसा जी? 3 से 5 तारीख के बीच में फेलोशिप अकाउंट में आया था। कितना आता है? 16,000 बिजली बिल काट के 70-80 रुपये। हाँ, तो सब कुछ आ जाएगा एकदम टाइम में आता है। हम जेएनयू वाले की दिक्कत है, हम लोग को पैसा ही नहीं आता था, ठीक है। तो ठीक है, और उसके अलावा जो है ये मतलब अगर आरसीबी में आपको मिला भी नहीं है, मान लिया कि आरसीबी में आपका हुआ नहीं, उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, आपका इधर से सब कवर अप करता है। ये ऐसे एग्जाम है कि सब कवर अप करता है। हाँ, गेट भी का एक फ़ायदा है। और गेट बी में क्या है, आपके पास एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है और नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी है। तो नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी में आपको पर मंथ 5,000 मिलेंगे और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में आपको पर मंथ 7,500 रुपये मिलेंगे। तो इसकी फेलोशिप अच्छी है, देखा जाए तो नॉर्मल कोर्सेज से, तो आपको अच्छा रहेगा इसके लिए। फेलोशिप के हिसाब से बहुत अच्छा है। पर वो में एलिजिबिलिटी रहता है उसमें। हाँ, किसी यूनिवर्सिटी एक बात और, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जिसका ग्रेजुएशन 4 साल का है उसके लिए अच्छा है, नहीं तो जिसका 3 साल का है उसका वो 3 साल का कोर्स हो जाएगा। आप जीबी पंत वगैरह में मैंने बात की थी वहाँ के एचओडी से, तो उन्होंने बोला कि अगर आपका बैचलर 3 साल का है तो फिर आपका जो यहाँ का एमएससी कोर्स होगा वो साढ़े मतलब 2.5 ईयर का हो जाएगा, आपका 1 सेमेस्टर वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो जिसको अगर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो जीबी पंत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और 170 नंबर तक वो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर आपका कोर्स 2.5 ईयर का हो जाएगा। डिपेंड करता है किसका क्या चॉइस। मैंने उनसे बात किया था। तो बात है कि आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिए क्या करना है नहीं करना है, 1 महीने के लिए इतना सफिशिएंट। में सीट बहुत है, हाँ, कोई ना कोई तो आएगा। क्वेश्चन बहुत है, सीट बहुत है, हाँ। ऑप्शन बहुत है, हाँ। लगाओ जो भी करना क्वालिटी सीट है है। सर। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आरसीबी अच्छा है बाकी सीट बहुत ज़्यादा है, आईटी के जैसे रेशियो नहीं कि मतलब सब सेंट्रल बहुत कम है। 70 तो अच्छा बहुत सीट है। जेएनयू, बीएचयू, आईआईटी, 2 आईआईटी है। हैदराबाद, जेएनयू, हैदराबाद है, बीएचयू, पौंडीचेरी, पुणे यूनिवर्सिटी पुणे है, यूनिवर्सिटी, हाँ उसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी कोर्स है, वो भी अच्छा है। एमएसयू बड़ौदा है, उधर का आरजीसीबी करके है, उसका थोड़ा आरजीसीबी है। हाँ, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायो आरसीबी। आरजीसीबी। हाँ, एक बात, बच्चों को बहुत डाउट रहता है आरसीबी और आरजीसीबी को लेके। मेरे क्लास में बहुत बच्चे थे जिनको बहुत डाउट था, तो मैं बता दूं आरजीसीबी भी थोड़ा सा छलावा टाइप का है, क्योंकि वहाँ की जो फीस है बहुत ज़्यादा है एक नॉर्मल बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा फी है। मतलब कि देखो, मेरा क्या था कि मेरा सपना था कि मुझे एमएससी एक अच्छे लैब से करना है, क्योंकि बैचलर में क्या हुआ कि मेरा 1 साल में लैब कभी गया नहीं, तो मेरा था कि मैं एमएससी वहीं से करूंगा जहां बहुत अच्छी लैब हो और बहुत अच्छा मेरे को लैब करने को मिले। तो मेरा सपना था या मैं आरजीसीबी ही जाऊंगा, भले कितना भी पैसा लगे, लेकिन इतना पैसा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। लेकिन भगवान ने मेरी कहीं ना कहीं सुन ली और मुझे आरसीबी डाल दिया, जो कि यहाँ बहुत अच्छी लैब है और हमें फर्स्ट ईयर में माउस पकड़ना सिखा रहे हैं, माउस को इंजेक्शन देना सिखा रहे हैं। मतलब कि लैब के मामले में मतलब बेस्ट बोल सकते हैं। हीला सेल्स जो सपना था कभी देखने का, हीला सेल्स का, वो यहाँ पर देख रहे हैं, हीला सेल्स पर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ की। ये लोग तो माउस वाउस पकड़ लिया एमएससी में, हम तो पाइपेट भी नहीं पकड़ पाए थे, ठीक है। तो बहुत एडवांस पढ़ाई उड़ाई हो रहा है यहाँ पर। बैचलर्स में मैं बस बुक ही देखा था और थक जाओगे प्रैक्टिकल करते रहते। थक जाइएगा बहुत ज़्यादा। तो बात है कि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, लोगों को नहीं, तभी आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप लोग गाइड कर दिया है, बाकी नंबर एकदम पूरा लिस्ट दे देंगे, आप लोगों का नंबर दे देंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा, तो आप लोग को एकदम पूरा गाइडेंस फुल 1-to-1 होगा। कोई कोचिंग सेंटर का ऐसा वैसा नहीं कि कोचिंग में पढ़िएगा तभी होगा, ऐसे कोई बात नहीं। हम खुद घिस पीट के यहाँ पर आए हैं, ठीक है, आराम से कर सकते खुद से पढ़ के। और बहुत बड़ा बड़ा बुक का नाम बोल देता है यूट्यूब चैनल में ही, वो सब कुछ ज़रूरत नहीं, आराम से कोई भी जगह से 2-3 घंटा पढ़ के हो जाएगा। माहौल बना के रखता है यूट्यूब में, नहीं यही से पढ़िएगा तभी होगा। हाँ सब कुछ। हाँ, एक बात और, बहुत बच्चों को क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किताब से करने का मन नहीं करता है। तो मैंने भी किताब से एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं किया था। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से किया, एक IFAS का चैनल है, तो उनका 500 क्वेश्चन का सीरीज निकलता है, तो उनका आप IFAS MSc का वहाँ से आप कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, बच्चों के लिए फ़ायदा होगा ये चीज़। और JNU CEB का भी बहुत सारा क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो डालिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक, MCQ का बुक होता है। हाँ, आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको मन हो तो। क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, नहीं, अच्छा होता है पर बुक थोड़ा ज़्यादा है। मैंने क्या देखा देखा, एक बुक से क्वेश्चन बनाया, एक यूट्यूब वीडियो से बनाया। यूट्यूब वीडियो से क्या होता है कि वो टीचर क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 5 कॉन्सेप्ट सिखाएगा।
5 वे से 5 कॉन्सेप्ट सिखाएगा, तो वो आपको एक यूट्यूब वीडियो 30 मिनट का आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट, कम से कम 30 कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा बुक में, तो आप एक ही टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन एक टॉपिक कीजिएगा, कंसेप्ट तो आपको 10 2 मिलेगा। लेकिन आपको यूट्यूब वीडियो से बहुत सारे कंसेप्ट मिलते हैं, तो दैट विल गुड। कंटेंट बहुत है यूट्यूब में, आप ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा कुछ। अगर आप चैप्टर का नाम कोई भी चीज़ को दिल से चाहो तो एकदम कोशिश करता है। ऐसा है नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंटेंट मिल जाएगा। आप प्रोटीन डालोगे, अमीनो एसिड डालोगे, अमीनो एसिड का ही 10-12 क्वेश्चन कोई करवा रहा है, तो सुन लो ना आप। क्या है, जैसे आप बोला कि ईगो में नहीं लेना है, कि ईगो एग्जाम में और रिश्ते में दोनों में नहीं टिकता है, फट जाती है फिर, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे सबने अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया कैसे प्रिपरेशन करना नहीं करना है, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। अच्छा से पढ़िए और जितना भी है चीज़ को अच्छे से देखिए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए और इतना टेंशन नहीं लेगा इंटरव्यू को लेके। नहीं जी, इंटरव्यू कोई टेंशन नहीं। बाकी हम लोग है ना, हम लोग नंबर दे देंगे, हम लोग। हाँ, तो वीडियो आप लोग जैसे देख लिए तो आपको इतना चीज़ तो समझ आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों से शेयर कीजिए अगर आपको कुछ भी हेल्प हुआ तो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लोग नंबर दे दूंगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट में, और मैं अपना सोशल मीडिया हैंडल का सब चीज़ दे दूंगा। और कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपके लिए हम लोग अवेलेबल हैं। नहीं अवेलेबल है कि नहीं? बहुत अवेलेबल है, बहुत खाली भी बैठे हैं, हम तो खाली बैठे रहते हैं। तो आप लोग के लिए हाँ, लैब में जाते तो पाइपेटी पकड़ते और घर में जाते तो जियो धंधनाधन पकड़ते, तो चल जाता है ऐसे ही मेरी ज़िंदगी। आप लोगों के लिए मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद।